कहानी का आगाज मियामी शहर से होता है, जहां कैप्टन जैकी विल्स को एक नामालूम नंबर से कॉल मौसूल होती है। कॉल करने वाली दरअसल इसकी मुखबर होती है, जो इसे एक इंतहाई खुफिया मालूमात फराहम कर रही होती है। वो लड़की खौफजदा होती है क्योंकि इसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा होता है, लेकिन जैकी इसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो इसे कुछ नहीं होने देगी और हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इसी दौरान शदीद बारिश हो रही होती है। जैकी अपनी गाड़ी रोककर किसी का इंतजार कर रही होती है कि अचानक दो नकाबपोश अफराद वहां पहुंच जाते हैं और इस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोले लगने के बाद जैकी समझ आती है कि शायद अब इसका बचना मुमकिन नहीं। अपनी आखिरी सांसों में वो फौरी तौर पर अपने मोबाइल फोन से वो तमाम मालूमात एक मखसूस नंबर पर भेज देती है जो इसके मुखबर ने इसे फराहम की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी जान नहीं बचा पाती और मौके पर ही हलाक हो जाती है। जैकी की मौत के बाद FBI फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज कर देती है। सबसे पहले स्पेशल यूनिट के अरकान से पूछगिछ की जाती है। वो सबसे पहले स्पेशल यूनिट टेक्टिकल नार्कोटिक्स टीम यानी TNT के अहम अरकान, जिनमें डिटेक्टिव नोमा, लोलो सलाजार, डिटेक्टिव माइक्रो शामिल होते हैं, इनसे पूछगिछ करती है। इसके बाद फिल्म के मरकजी किरदार डिटेक्टिव सार्जेंट JD Bunn को दिखाया जाता है, जो अपने भाई FBI एजेंट डेल बन से बहस कर रहा होता है। JD गुस्से में सवाल करता है कि क्या FBI कभी पुलिस अफसरान के कातिलों को भी पकड़ पाएगी। यही बात दोनों भाइयों के दरमियान शदीद बहस का सबब बनती है। बात मजीद बढ़ जाती है जब डेल, जैकी और JD के ताल्लुकात का जिक्र छिड़ता है। ये सुनकर JD अपना आपा खो बैठता है और दोनों भाइयों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। मौजूद अफसरान फौरन भी बचाव करवाते हैं और दोनों को अलग करते हैं, लेकिन माहौल इंतहाई कशीदा हो जाता है। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट डैन डर्मस मेजर थॉम के साथ जैकी के कत्ल पर गुफ्तगू कर रहा होता है। डर्मस हैरानी से पूछता है कि इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद अब तक कातिलों तक क्यों नहीं पहुंच सके। इस पर थॉम बताता है कि इसे यकीन है कि महकमा पुलिस के अंदर कुछ बदनवान ऑफिसर मौजूद हैं जो कार्टेल के ठिकानों पर हमला और छापे मार कर इनकी रकम चोरी कर रहे हैं और मुमकिन है जैकी को भी इनके बारे में मालूम हो गया हो, इसलिए इसे कत्ल कर दिया गया। तमाम वो यकीन दिलाता है जल्द या बदीर इन तमाम बदनवान अफसरों को बेनकाब कर दिया जाएगा। इसी दौरान डर्मस को JD और उसके भाई की लड़ाई की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है ये सिर्फ दो भाइयों का जाती मामला है। कुछ वक्त बाद डर्मस की टीम का एक लीडर, कुछ देर बाद डर्मस को टीम का लीडर मुकर्रर कर दिया जाता है। इसी दौरान एक खुफिया पैगाम मसूल होता है जिसमें हाईलिया के एक स्टेशन हाउस का जिक्र होता है जहां कार्टर की बहुत बड़ी रकम छुपाई गई होती है। इसी मौके पर TNT के एक और अफसर मैटिनिक्स का एंट्री होती है जो टीम के अरकान से मुलाकात कर रहा होता है। तभी डर्मस वहां पहुंचता है और सबको बताता है कि इसके मुखर ने एक ऐसे घर की तलाश दी है जहां कार्टर ने लाखों डॉलर छुपा रखे हैं। ये सुनकर पूरी टीम इसके साथ रवाना हो जाती है। टीम में JD Bunn, माइक्रो, नोमा और लोलो सालाजार शामिल होते हैं। घर पहुंचने पर इनकी मुलाकात डेसी मोलिना से होती है, जो इब्तिदा में पुलिस के साथ ताउन करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। लेकिन डर्मस की बातों के बाद वो मान जाती है और इन्हें घर के अंदर आने की इजाजत दे देती है। घर की तलाशी शुरू होती है और सालाजार का कुत्ता मुसलसल भौंक रहा होता है। डेसी कहती है इसके पास कोई मंशियात मौजूद नहीं, फिर ये कुत्ता इतना शोर क्यों मचा रहा है, जिस पर डेजी जवाब देता है ये मंशियात की वजह से नहीं बल्कि पैसों की भूख की वजह से भौंक रहा है। ये सुनकर डेसी वाज़ेह तौर पर परेशान हो जाती है। ऊपर अटारी में पहुंचने पर JD और डर्मस को मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक कुछ शवाहिद मिलते हैं। वो दीवार तोड़ने का हुक्म देते हैं और नीचे आकर डेसी से मजीद सवालात करते हैं, लेकिन डेसी मुसलसल यही कहती है इसे कुछ मालूम नहीं। वो सिर्फ 2 माह पहले अपनी दादी की वफात के बाद इस घर में मुंतकिल हुई थी। इसी दौरान माइक्रो इतला देता है कि इन्हें कुछ बहुत बड़ा हाथ लगा है। JD और डर्मस दोबारा ऊपर जाते हैं। वहाँ बाल्टियों में भरे डॉलर्स के पैकेट देखकर हैरान रह जाते हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि वहाँ $20 मिलियन से भी ज्यादा रकम मौजूद है। इतनी बड़ी रकम देखकर डर्मस को एक गैर मुतवक्का फैसला करता है। वो तमाम अरकान के मोबाइल फोन जमा कर लेता है ताकि इसकी खबर अभी बाहर ना जा सके। यही वो लम्हा होता है जब टीम के अक्सर अरकान को इस पर शक होने लगता है। खास तौर पर JD को लगता है कि शायद इतनी बड़ी रकम देखकर डर्मस के दिल में लालच आ गया है, क्योंकि डर्मस ने हर शख्स को रकम की मुख्तलिफ मिकदार बताई थी। किसी को $3 लाख, किसी को $5 लाख और किसी को इससे मुख्तलिफ रकम। जैसे ही टीम इस बड़ी रकम का जायजा ले रही होती है, इसी दौरान डिटेक्टिव माइक्रो इत्तला देता है कि घर की तरफ एक पुलिस वैन आ रही है। ये सुनते ही डर्मस और JD फौरन बाहर निकलते हैं, जबकि बाकी टीम घर के अंदर रहने का हुक्म देते हैं। चंद लम्हों बाद 2 मुकामी
पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो घर के सामने इतनी गाड़ी देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जेडी इन्हें बताता है कि वो एक सरकारी कार्रवाई कर रहे हैं और सब कुछ कंट्रोल में है। अगरचे पुलिस वाले बज़ाहिर मुतमईन होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इनका रवैया काफी मशकूक महसूस होता है। डॉमर्स और जेडी दोनों समझ जाते हैं कि अब उनकी मौजूदगी खुफिया नहीं रही और खतरा किसी भी वक्त इन तक पहुँच सकता है। इसलिए वो गाड़ी से बुलेट प्रूफ जैकेट्स और इजाफी हथियार निकाल कर घर के अंदर ले आते हैं। दूसरी तरफ टीम के बाकी अरकान रकम से भरी बाल्टियां गिराज में मुंतकिल कर देते हैं और वहाँ नोटों की गिनती शुरू हो जाती है। माइक्रो एक गाड़ी को मरकजी दरवाजे के सामने खड़ी कर देता है ताकि किसी मुमकिन हमले की सूरत में कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सके। इसी दौरान जेडी और डॉमर सबको अलर्ट माइक्रो के पास एक खुफिया बर्नर फोन मौजूद होता है जिसे इसने सबसे छुपा कर रखा होता है। मौका मिलते ही वो इस फोन के जरिए किसी नामालूम शख्स को छापे की तमाम मालूमात फराहम कर देता है। दूसरी तरफ डॉमर देसी से दोबारा पूछगिछ शुरू कर देता है। गुफ्तगू के दौरान मालूम होता है कि देसी माजी में मियामी पुलिस के लिए मुखबिरी का काम कर चुकी है। ये सुनकर जेडी कहता है कि शायद इसी वजह से तुमने पुलिस से राब्ता किया, क्योंकि तुम अकेले इन खतरनाक कार्टेल मेंबर्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी जिन्होंने इतना पैसा तुम्हारे घर में छुपा रखा था। इसी दौरान अचानक फोन की घंटी बजती है। जेडी फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक धमकी में आवाज सुनाई देती है। कॉल करने वाला कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 20 मिनट है, घर खाली करो, रकम वहीं छोड़ दो और फौरन वहाँ से निकल जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये धमकी सुनकर सूरत हाल मजीद संगीन हो जाती है। जेडी फौरन डॉमर्स को अलग ले जाता है और इससे सख्त सवाल शुरू कर देता है। वो पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फोन करने वाले ने $1.5 लाख का जिक्र किया है, जबकि तुमने कहा था कि $3 लाख वाली इत्तला मिली थी। ये सुनकर डॉमर्स भी लंबे भर के लिए हैरान रह जाता है। जेडी मुसलसल इस मुखबर की तफसीलात मांगता है जिसने ये इत्तला दी थी, लेकिन डॉमर्स इनकार कर देता है। आखिरकार जेडी इसे खबरदार करता है कि अगर इसने सच न बताया तो तमाम बात मेजर को बता देगा। इसके बाद जेडी मैटी निक्स से राब्ता करता है, इसे पूरी सूरत हाल से गायब कर देता है। निक्स भी आग में घी डालने वाला काम करता है। वो जेडी को बताता है कि मुमकिन है जैकी विलीस के कत्ल के पीछे डॉमर्स का ही हाथ हो। ये बात सुनकर जेडी के शकूक मजीद बढ़ जाते हैं। अब टीम का तकरीबन हर रुकन किसी न किसी पर शक कर रहा होता है। उधर पूरा मोहल्ला गैर मामूली तौर पर सुनसान दिखाई देता है। सड़कों पर कोई नजर नहीं आता और इर्द गिर्द के घरों में भी अजीब खामोशी छाई होती है। जल्दी टीम को एहसास होता है कि ये पूरा इलाका दरअसल कार्टेल के असर रसूख में है। जेडी करीबी घर की तलाशी लेता है और वहाँ से इसे कुछ ऐसी मालूमात मिलती है जो बाद में इंतहाई अहम साबित होने वाली होती हैं। दूसरी जानिब डेसी माइक्रो को डॉमर्स और जेडी के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू बता देती है। ये सुनकर रोक को भी डॉमर्स पर शक होने लगता है, लेकिन फिर अचानक पूरे घर की बिजली बंद हो जाती है। अंधेरा छाते ही खतरा हकीकत बन जाता है। 4 सेकंड बाद घर में शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है। नामालूम अफराद चारों तरफ से हमला कर देते हैं। गोलियां खिड़कियों और दीवारों से टकराती हैं, जबकि टीम के अरकान फौरन पोजीशन संभाल कर जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। शदीद फायरिंग के दौरान लोलो सालाजार जख्मी हो जाती है, जबकि बाकी अफसर हमलावरों को पीछे धकेलने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर जंग की मैदान जैसी बन चुकी थी और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असल दुश्मन अभी तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। शदीद फायरिंग के बाद कुछ देर बाद हालात कदरे काबू में आ जाते हैं। इसी दौरान जेडी इस घर से बाहर निकलता है जहाँ वो तहकीकात कर रहा था। बाहर आकर वो एक हैरानकुन मंजर देखता है। डॉमर्स और माइक्रो एक शख्स को गन पॉइंट पर पकड़े खड़े होते हैं और इसे हमलावर समझ रहे होते हैं, लेकिन जेडी फौरन इन्हें रोक देता है। वो बताता है कि ये शख्स हमलावरों में शामिल नहीं बल्कि कार्टेल का एक आदमी है जिसका काम सिर्फ इस घर पर नजर रखना था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर जेडी इस शख्स से पूछता है अगर हमला तुम लोगों ने नहीं किया तो फिर फायरिंग करने वाले कौन थे। इसका सवाल का जवाब इस शख्स के पास नहीं होता। फौरन अपने बॉस को फोन करता है और स्पीकर ऑन कर देता है ताकि सब लोग बात सुन सके। फोन पर मौजूद शख्स एक और चुका देने वाला इंकिशाफ करता है। वो कहता है कि आज रात होने वाले हमले में इनका कोई हाथ नहीं, बल्कि अगर पुलिस चाहे तो वो सारी रकम अपने पास रख सकती है, क्योंकि अब इनके लिए जान ज्यादा अहम है। ये सुनकर टीम के तमाम अरकान फिर से हैरान रह जाते हैं। जेडी फौरन एक सवाल करता है और पूछता है क्या जैकी विल से कत्ल के पीछे भी कार्टेल का हाथ था। इस पर फोन पर मौजूद शख्स जवाब देता है कि जैकी को इन लोगों ने नहीं मारा बल्कि तुम्हारे अपने पुलिस डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने इसे कत्ल किया है। ये जवाब सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश हो जाता है। अब ये बात तकरीबन वाज़ेह हो चुकी थी कि असल मुजरिम पुलिस के अंदर ही मौजूद था। कुछ देर बाद सब दोबारा घर के अंदर जमा होते हैं, लेकिन हालात पहले से ज्यादा खराब हो चुके होते हैं। जेडी के जहन में मुसलसल एक ही सवाल घूम रहा होता है, अगर जैकी को वाकई किसी पुलिस ऑफिसर ने कत्ल किया
पूछता है तो फिर वो शख्स कौन है, और अचानक शक दोबारा डॉर्मस की तरफ चला जाता है। गुस्से में आकर जेडी डॉर्मस पर इल्जाम लगाता है कि शायद जैकी ने बनने से पहले ही ये इत्तला तुम्हें दी थी और तुम $20 मिलियन हड़प करने के लिए इसे रास्ते से हटा दिया। ये संगीन इल्जाम सुनकर डॉर्मस भी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता और चंद ही लम्हों में दोनों एक दूसरे से उलझ जाते हैं और इनके दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। टीम के अरकान फौरन बीच बचाव करवाते हैं, दोनों को अलग करते हैं, लेकिन अब एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। इसके बावजूद डॉर्मस सबको हुक्म देता है कि रकम की गिनती मुकम्मल करो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। इधर माइक्रो खामोशी से बाहर निकलता है। वो अपने साथियों को सूरत हाल की इत्तला देना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अपना खुफिया बर्नर फोन निकालने की कोशिश करता है, इसे एहसास होता है कि फोन गायब है। ये देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इस फोन में ऐसे राज मौजूद थे जो इसे हमेशा के लिए जेल पहुंचा सकते थे। दूसरी तरफ जेडी बेटी निक्स को फोन करता है। इस बार वो इसे असल रकम के बारे में बता देता है, लेकिन निक्स सुनता है कि वहाँ $20 मिलियन मौजूद हैं, तो वो हैरान रह जाता है। वो फौरन कहता है कि वो चंद ही मिनटों में वहाँ पहुँच रहा है। जेडी इसे ये भी बताता है कि इसी दौरान अचानक घर में आग लग जाती है। चंद लम्हों में शोले तेजी से फैलने लगते हैं। अब सब लोग अपनी जान बचाने और रकम को महफूज रखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो जल्दी जल्दी तमाम रकम बैग्स में भरकर घर से बाहर निकलते हैं। इसी वक्त मैटी निक्स भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मुज़ाहिर वो मदद के लिए आया होता है, लेकिन हकीकत में इसके इरादे कुछ और होते हैं। डॉर्मस हुक्म देता है कि तमाम बैग्स गाड़ी में मुंतकिल किए जाएं। फिर जेडी भी वहाँ पहुँच जाता है और माइक्रो को रकम गाड़ी में रखने का हुक्म देता है, लेकिन हालात एक बार फिर खराब हो जाते हैं। जेडी और डॉर्मस दोबारा बहस शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होते। आखिरकार निक्स गुस्से में आकर दोनों को खामोश करवाता है और हुक्म देता है कि सब लोग गाड़ी में सवार हों, और दूसरी तरफ जख्मी सालाजार और नोमा को डेसी के पीछे रहने का कहा जाता है। अब सबको लग रहा होता है कि वो खतरे से निकल आए हैं, लेकिन हकीकत ये थी असल दुश्मन इन्हीं के साथ सफर कर रहा था। ऐसे ही गाड़ी शहर के सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ती है। अंदर मौजूद हर शख्स के जहन में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। जेडी अब भी मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं था, जबकि माइक्रो खामोश बैठा मुसलसल किसी मौके की तलाश में था। इसी दौरान डॉर्मस फैसला करता है कि अब मजीद सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। अब वो जेडी को पूरी हकीकत बताना शुरू कर देता है। डॉर्मस इंकिशाफ करता है कि मरने से पहले कैप्टन जैकी विलिस ने ही इसे खुफिया पैगाम भेजा था। जैकी को यकीन हो चुका था कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक बदअनवान गिरोह मौजूद है जो कार्टर के खुफिया ठिकानों की मालूमात हासिल करके वहाँ से करोड़ों डॉलर लूट रहा है। वो इन तमाम मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए इसने इस स्टेशन हाउस की मालूमात सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रखी थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर पाती, इसे कत्ल कर दिया गया। डॉर्मस मजीद बताता है कि इसने जानबूझकर टीम के हर रुकन को रकम की मुख्तलिफ मकदार बताई थी। किसी को $3 लाख, किसी को $5 लाख और किसी को इससे मुख्तलिफ रकम। ये दरअसल एक खुफिया इम्तिहान था। जब धमकियां में फोन कॉल आना शुरू हुई तो कॉल करने वालों ने वही रकम दोहराई जो सिर्फ माइक्रो को बताई गई थी। यही वो लम्हा था जब डॉर्मस को यकीन हो गया कि मालूमात अंदर से लीक हो रही हैं और इस लीक के पीछे माइक्रो ही मौजूद है। ये सच सुनकर जेडी दंग रह जाता है। इसे एहसास होता है कि वो पूरा गलत आदमी पर शक करता रहा। अभी गुफ्तगू जारी ही होती है कि अचानक हालात अक्सर बदल जाते हैं। मैटी निक्स अपनी बंदूक निकालता है और डॉर्मस पर तान देता है। इसके साथ मौजूद दूसरे अफराद भी अपने हथियार निकाल लेते हैं। अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका था। असल गद्दार सिर्फ माइक्रो नहीं बल्कि मैटी निक्स भी इस साजिश का हिस्सा था। निक्स मुस्कुराते हुए एतराफ करता है कि वो काफी अरसे से इस बदनवान नेटवर्क का हिस्सा है। वो और इसके साथी कार्टर के नालों पर छापे मारकर करोड़ों डॉलर चुराते रहे थे, और जब जैकी विलिस इनके बहुत करीब पहुंच गई तो उन्होंने इसे रास्ते से हटा दिया। ये इतराफ सुनते ही जेडी का खून खोल उठता है, क्योंकि अब इसे यकीन हो जाता है कि जैकी के कत्ल के जिम्मेदार यही लोग हैं। चंद लम्हों बाद गाड़ी के अंदर जबरदस्त फारिग शुरू हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, गोलियां चलती हैं, शीशे टूटते हैं, गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर लहराने लगती है। इस तसादुम में निक्स का एक साथी मारा जाता है, जबकि डॉर्मस और रो दोनों जख्मी हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं होती। इसी दौरान जेडी एक और बड़ा कार्ड खेलता है। वो बताता है कि इसने पहले ही अपने भाई डेल बर्न को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया था और FBI इन सब की निगरानी कर रही है। ये सुनकर निक्स के चेहरे का रंग बदल जाता है। अब इसे अंदाजा हो जाता है कि इसका फरार आसान नहीं होगा। इधर माइक्रो मौका देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉर्मस जख्मी होने के बावजूद इसका पीछा करता है। काफी देर तक दौड़ने के बाद आखिरकार वो पकड़ा जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। इसके साथ ही टीम के अंदर मौजूद गद्दार बेनकाब हो जाता है। दूसरी तरफ निक्स गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश करता है। जेडी भी फौरन इसके पीछे निकल पड़ता है। दोनों गाड़ियां तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही होती हैं। कभी एक गाड़ी आगे निकलती है तो कभी दूसरी। रात
रास्ते में कि जबकि फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहता है। आखिरकार निक्स का रास्ता बंद हो जाता है। अब इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। इसके तमाम जराइम दुनिया के सामने आ चुके होते हैं और बिलाखिर इसका अंजाम भी वही होता है जिसका वो मुस्तहिक था। दूसरी जानिब जब तमाम सूरत हाल काबू में आती है तो एक आखिरी और सबसे हैरान कुन राज सामने आता है। जिन बैग्स के लिए इतनी खूनरेजी हुई थी इनमें असल रकम मौजूद ही नहीं थी। डॉमर्स पहले ही असल $20 मिलियन महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुका था, जबकि मुजरिमों के हाथ सिर्फ फोन, ड्रग्स और पुरानी किताबों के भरे बैग्स लगे थे। यूं पूरी साजिश नाकाम हो जाती है। बाद में हुकूमत असल रकम अपने कब्जे में ले लेती है, जबकि डेसी मोलिना को इसके ताउन के बदले कानूनी तौर पर बड़ा इनाम दिया जाता है। फिल्म के आखिरी मंजर में डॉमर्स और जेडी साहिल किनारे पर खड़े तुलू होते हुए सूरज को देख रहे होते हैं और उसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।